हम सबकी ज़िंदगी भी बड़ी अजीब है ना। बस खटते रहो। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पहले उनको पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनको सेट करो, फिर उनके लिए रिश्ता ढूंढो, जो कि आजकल बहुत कम ही हो गया है, क्योंकि आजकल बच्चे खुद ही अपने लिए रिश्ता ढूंढ चुके होते हैं। फिर भी शादी ब्याह आदि की व्यवस्था करने में मेहनत तो लगती ही है। और सबसे ज़्यादा माँ, नहीं पिता, नहीं माता पिता दोनों ही दिन रात एक कर देते हैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए। मैं सविता, मेरे भी दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है। दोनों ही बच्चे अपने अपने जीवन साथी के साथ खुश हैं। अब तक अपने वैवाहिक जीवन में मैं हमेशा काम समेटने के चक्कर में, घर चलाने व सुव्यवस्थित रखने की होड़ में और बच्चे पालने पोसने में ही जिंदगी जीती आई थी। शांति से बैठने, अपने बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। हमारी शादी अरेंज्ड मैरिज थी, पर बच्चे जल्दी हो गए और मैं दिल्ली आ गई। अपने शहर में मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी। शादी के टाइम पहली बार ही गई थी। सालू बहुत बार कहती कि मम्मा चलो, पर मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जब भी किसी पत्रिका में हाथों की देखभाल, पाँव की सुरक्षा या त्वचा की देखभाल पर कोई लेख पढ़ती तो लगता था ये सब खाली वक्त के चोचले हैं, या फिर उन लोगों के लिए हैं जिनके घर में नौकर चाकर हैं, अथवा उनके लिए हैं जो मॉडलिंग करती हैं। मगर अब जिंदगी के इस मोड़ पर पहुंचकर जब मैं दोनों बच्चों की शादियां निपटा चुकी थी, फुर्सत के क्षण जैसे मेरे आगे पीछे बिखर गए हैं। अब जब मैंने अपने खुरदरे हाथों और बिवाई पड़े पैरों पर निगाह डाली तो हैरानी हुई है कि इन पर भी कभी ध्यान क्यों नहीं गया। मैं उठकर शीशे के आगे जा खड़ी हुई। उफ, क्या यह मैं ही हूँ? बाल किस कदर काले सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। झुर्रियाँ और आंखों के नीचे का कालापन मेरी लापरवाही का संकेत है, या मैं सचमुच बूढ़ी हो गई हूँ। दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, अगले दिन ही तो पूरे 46 वर्ष की हो जाऊंगी मैं। सोचकर उदासी की परत और गहरी हो गई। अब ना मैं बूढ़ी कहीं जा सकती थी, ना ही जवान। बच्चे अपने अपने ठिकानों पर जा चुके थे और सुरेश अपने में ही मस्त थे। रह गई थी तो सिर्फ मैं। अपनी जिंदगी के अकेलेपन का एहसास होते ही वीरानी और निराशा सी महसूस करने लगी। अतीत को टटोला तो लगा अपनी नासमझ, क्या जिद्दीपन, या दोनों की ही वजह से मैं अपने बच्चों की सिर्फ माँ बन सकी हूँ, एक अच्छी पत्नी नहीं। फिर सोचा, खैर जो हुआ सो हुआ। अब अपना फुर्सत का साथ ही अपने पति को ही बनाना होगा। बच्चों के पीछे तो सारी जिंदगी ही बिना दी मैंने। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने विचारों की कैंचुली से निकलकर दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे पति सुरेश ऑफिस से लौट आए हैं। मैंने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। सुरेश बोले, ओह, आज यह सूरज कहाँ से उगा है? तुम और फुर्सत से मुस्कुराकर मेरा स्वागत करो। क्यों भाई, तुम्हें तो इस वक्त रसोई में होना चाहिए था, या मोबाइल पर भाभी या फिर माँ से चुगली करने में व्यस्त। सुरेश का व्यंग मुझे अंदर तक कचोट गया। सारा उत्साह बटोर कर बोली, अब दोनों बच्चे चले गए, आखिर कभी तो फुर्सत होनी ही चाहिए। पर मुझे अब फुर्सत नहीं है। मेरे फुर्सत के क्षणों पर मेरे उन दोस्तों का अधिकार हो गया है जो शादी से पहले साथ थे। सुरेश बोले, फिर कुछ उदास होकर आगे कहने लगे, मैंने कितना चाहा कि तुम मेरे साथ रहो, मेरी हमदम रहो। शादी के पहले साल ही सुमित हो गया, पर तुम्हें तो बस बच्चों के आगे कभी कुछ सूझी ही नहीं। मैंने कहा भी था कि गर्भपात करा लो, पर तुम्हारी दकियानूसी माँ नहीं मानी। अब मैं मजबूर हूँ, चाहो तो रोज की तरह रसोई से चाय बनाकर सालू के हाथ भेज दूँ। मैं तब तक तैयार हो रहा हूँ। आधे घंटे में हम सब अपने दोस्त के फ्लैट पर मिल रहे हैं। सुरेश मुझे आहत करके दूसरे कमरे में चले गए। मैं हताश सी दूसरे कमरे से निकलकर रसोई में आ गई। सुरेश यह भी भूल गए थे कि रोज
उन्हें चाय पहुंचाने वाली सालू अब ससुराल जा चुकी हैं। चाय बनाते बनाते मैं सोचती रही कि आज सुरेश उसके जाने के बाद पहली बार ऑफिस गए हैं, इसीलिए शायद रोज के कर्म को याद कर रहे हैं। चाय बनाकर मैंने सुरेश को दे दी। प्याला पकड़ते हुए वे बोले, ओ मैं तो भूल ही गया था, सालू तो अब है ही नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं रो पड़ूंगी, पर रोई नहीं। जैसे तैसे चाय समाप्त हो गई। सुरेश भी चुपचाप चाय पीकर मेरे हाथों में प्याला पकड़ाते हुए बोले, खैर अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। मैंने निरीह सी होकर उनके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे सुरेश पर बहुत गुस्सा आया। एक तो मैं इतना अकेलापन महसूस कर रही थी, उस पर व्यंग बाण चलाकर मुझे और आहत कर गए। निढाल सी पड़कर मैं अनायास रोने लगी कि एक दिन दोस्तों के साथ महफिल ना सजाते तो क्या हो जाता। यही सोच सोच कर मैं काफ़ी देर तक रोती रही। फिर मुझे लगा कि शायद ऐसी स्थिति पर पहुंचने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। आज कुछ नया तो नहीं घटा। फिर 17 वर्षों के बाद ही क्यों मुझे सुरेश का इस तरह जाना खल रहा है। ऐसा तो हर शाम होता था, पर मुझे कभी कुछ खास नहीं लगा, या शायद बच्चों की झंझटों से निकलकर मैंने कभी इस बात पर ज़्यादा गौर ही नहीं किया। लगा कि अब शायद सचमुच मैं बहुत फुर्सत में हूँ। तभी तो 19 वर्ष पूर्व के अपने सुनहले रुपहले दिन याद करने लगी थी। रुपेश से जिस वक्त मेरी शादी हुई थी, उस वक्त मैं और सुरेश एक दूसरे में ही खोए रहते थे। सुरेश के ऑफिस जाने तक मैं उनके आगे पीछे ही घूमती रहती थी, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। सुरेश तब मुझे पाकर फूले ना समाते थे। इतना ख्याल तो कभी उनकी माँ ने भी नहीं किया था, ऐसा उनका कहना था। हम लोग एक बड़े कस्बे से आए थे। अच्छी पढ़ाई लिखाई के बावजूद मुझे घर में रहना ही पसंद था। सुरेश ने बहुत कहा कि कोई नौकरी कर लो, पर मैं नहीं मानी कि बच्चों को कौन देखेगा। शुरू में मैं दिन भर सुरेश के इंतज़ार में उनकी मनपसंद चीज़ें बनाती रहती। आने का वक्त होता तो सज धज कर उनका स्वागत करती और फिर हम चाय पीकर घूमने निकल जाते। छुट्टी वाले रोज़ कभी कहीं घूमते, कभी कहीं, कभी पिक्चर तो कभी पिकनिक। शादी के 1 साल बाद ही मैं गर्भवती हो गई। एहतियात के लिए घूमना फिरना काफ़ी कम कर दिया। सुरेश को घूमने और पिक्चर देखने का बेहद शौक़ था, पर मैं उन्हें थोड़े ही दिन की बात तो है कहकर उन प्रोग्रामों को टालने लगी। फिर 9 महीनों बाद सुमित जब मेरी गोद में आया तो मानो मुझे सब कुछ मिल गया। सुरेश भी खुश थे। हमने प्यार से उसका नाम सुमित रखा। 1 महीने के आराम के बाद सुरेश ने पिक्चर का प्रोग्राम बनाया तो मैंने यह कहकर मना कर दिया, वहाँ सुमित रोएगा, बीच में उसके दूध का वक्त होगा, वह कैसे पिलाऊंगी। अगर आपका बहुत मन हो तो किसी दोस्त के साथ चले जाओ। सुरेश उस दिन मन मार कर अकेली पिक्चर देखने आए थे। पर फिर यह एक दिन का क्रम नहीं रहा। मैं सुमित के मुंह में धीरे धीरे फंसती चली गई और मेरे घूमने फिरने पर एकदम पाबंदी सी लग गई। जब कभी सुरेश उत्साहित होकर कहीं चलने का प्रोग्राम बनाते तो मुझे लगता बच्चों के साथ बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सर्दी होती तो कहती सुमित को सर्दी लग जाएगी, बाहर बहुत हवा है। गर्मी होती तो उसे लू लग जाने का भय बताती और बरसात होने पर उसके भीग जाने का। सुनकर सुरेश कभी कभी चिढ़ जाते थे। कभी कभी सुरेश अपनी कमीज के बटन टूटने की ओर ध्यान दिलाते तो मैं मुस्कुरा कर कहती, वक्त ही नहीं मिला आपकी लाडली बेटी से, सारा दिन नचाए रखता है। आज ज़रूर लगा दूंगी। अक्सर मैं उनके बताए काम भूल जाती। उनके आगे पीछे घूमना तो मैंने छोड़ ही दिया था। इस तरह सुमित की देखभाल में मैं न जाने कब सुरेश को खोती चली गई। इसका मुझे पता ही नहीं चला। सुरेश के साथ घूमने में जो मज़ा आता था, उससे ज़्यादा मज़ा मुझे सुमित को गोद में लेकर निहारते रहने में आता। दिन भर सुमित के साथ कब वक्त गुजर जाता मुझे पता ही नहीं चलता। यह भी याद ना रहता कि सुरेश के आने का वक्त हो गया है। एक दिन की बात है, सुरेश ने ऑफिस जाते वक्त मुझसे पैंट कमीज निकाल देने को कहा।
उस वक्त सुमित अपने नैपकिन को गीला करके रो रहा था। तब मैंने कहा कि सुमित रो रहा है, तुम ज़रा अपने आप निकाल लो, तब तक मैं इसका नैपकिन बदल देती हूँ। मैं गुनगुनाती हुई सुमित का काम करने लगी। सुरेश ने अपने आप कपड़े तो निकाल कर पहन लिए, परंतु नाश्ते के वक्त मुझसे बिल्कुल नहीं बोले। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपके ही बेटे की अपने हाथों से देखभाल करती हूँ, किसी आया या नौकरानी पर नहीं छोड़ती। अब बच्चों के साथ काम तो बढ़ ही जाता है, ऐसे में उल्टे आपको चाहिए कि मेरा हाथ बटाओ। कभी कभार सब्जी कटवा दो, चाय बना दो, सुमित का कोई काम कर दो। अपने कपड़े तो अपने आप निकालने ही चाहिए आपको। अब पहले की तरह मैं खाली तो हूँ नहीं जो हर वक्त आपके आगे पीछे घूमती रहूँ। सुनकर सुरेश मुझे घूरते रहे, फिर ऑफिस चले गए। मैंने बाहर जाकर उन्हें विदा भी नहीं किया। सुमित ने उल्टी कर दी थी, उसे ही साफ करने में लगी रही। उस दिन सुमित ने कई बार उल्टियाँ की। घबराकर मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। दवा पीने के बाद वह आराम से सो पाया। मैंने सुमित की उल्टियों से खराब हुए कपड़े धोने शुरू किए ही थे कि सुरेश ऑफिस से लौट आए। शाम के 5 बज गए थे, मुझे पता ही नहीं चला था। उलझे बालों और भीगे गाउन से मैंने दरवाज़ा खोला तो सुरेश को फिर गुस्सा आ गया। बगैर मुझसे बोले ही वे अंदर दाखिल हो गए। सुमित तब तक जाग गया था। मैं सुरेश से बोली, सुरेश सुमित को उठा लो, मैं तब तक कपड़े सूखने डालकर आपके लिए चाय बना देती हूँ। सुनकर सुरेश बोले, सारा दिन ऑफिस के काम करते करते थक कर घर आया हूँ, अब क्या यहाँ की नौकरी बजाऊँ? तुम चाय रहने दो, तुम्हें तो अब इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने बाल संवारो, वक्त पर कपड़े धो और मेरे लिए कुछ वक्त निकालो। मैं कहीं बाहर ही चाय पी लूँगा। सुरेश मेरी दिन भर की व्यस्तता का लेखा जोखा लिए बगैर बाहर चले गए। मेरा दिल रोने को हो आया। दरवाज़ा बंद करके रोते रोते सुमित को उठाकर मैंने चुप कराया। उसे दूध गर्म कर कर पिलाया, दवा दी। वह खिलने लगा तो मैंने फटाफट कपड़े धोकर सूखने डाल दिए। शाम की चाय अकेले ही पी। अब तक मैं सुबह से काम करते करते थक गई थी, परंतु रात का खाना अभी तैयार करना था। जल्दी जल्दी वह भी काम निपटाया और स्वयं तैयार होकर सुरेश का इंतज़ार करने लगी। सुरेश रात के 8 बजे लौटे। मुझे अनदेखा करके बोले, खाना तैयार हो तो ले आओ, नहीं तो कल से खाना भी बाहर खा लिया करूँगा, फिर तुम्हें सुमित के लिए और ज़्यादा वक्त मिल सकेगा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु चुप रहना ही उचित समझा। खाना परोस कर ले आई। इतना व्यंग सुनकर मेरी भूख मिट गई थी। गले में निवाले अटक जाते थे, पर जैसे तैसे खाना निपटा कर मैं उठ गई थी। सुरेश ने मेरे कम खाने पर कुछ नहीं पूछा तो मन और उदास हो गया, क्योंकि ऐसा पहली बार ही हुआ था। सोचा रात के एकांत में सुरेश जरूर मुझसे सॉरी कहेंगे, अपनी गलती के लिए कुछ कहेंगे, परंतु बर्तन समेटकर कमरे में आई तब तक सुरेश सो चुके थे। उस पूरी रात मैं ठीक से सो भी नहीं सकी। आंखें बार बार भीगती रहीं। मन में यह भी विचार आया कि सुरेश कहीं किसी चक्कर में तो नहीं फंस गए, पर अंत में यह सोच कर कि आगे से सुरेश के आने के वक्त से ठीक से तैयार हो जाया करूँगी, मैं हल्की होकर सो गई। सुबह देर से आँख खुली। सुमित बेतहासा रो रहा था और सुरेश अखबार पढ़ रहे थे। मैं झटके से उठी, सुमित को उठाया और सुरेश से बोली, इतनी देर से रो रहा है, क्या यह सिर्फ मेरा ही बेटा है जो आप इसकी ओर ज़रा भी ध्यान नहीं देते? सुरेश चिढ़कर बोले, अलार्म का काम कर रहा था तुम्हारा सुपूत, सो मैं बैठा रहा ताकि तुम उठकर चाय तो तैयार करो। अब इसके होने पर न जाने क्या क्या बंद होने वाला है मेरा। जैसे मुझे खिजाते हुए वे दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैंने उठकर सुमित को दूध दिया, फिर स्वयं बाथरूम से निबटकर चाय बनाकर लाई तो सुरेश बोले, अब बैटी को छोड़ो, यह नाश्ते का वक्त है, कुछ साथ में तो ले आती। सुरेश के इस तरह के व्यवहार की क्या वजह थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर सुबह सुबह लड़ाई करके बात बढ़ाना बेकार समझ मैंने सुरेश को घूर कर बिस्किट का डब्बा पकड़ा दिया और चुपचाप चाय पीने लगी।
अभी बेइंतहा काम मेरा इंतज़ार कर रहा था। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं खाली चाय पीकर रसोई में आ गई। सुरेश के लिए लंच बॉक्स तैयार करना था। सुमित को वॉकर में बैठाकर मैं रसोई में ही ले आई। झटपट सब्जी बनाई और आटा गूंद कर पराठे तैयार किए। तब तक सुरेश तैयार हो चुके थे। मैंने चुपचाप लंच बॉक्स सुरेश को पकड़ा दिया। बाहर तक छोड़ने आई तो सुरेश मेरी और बगैर ध्यान दिए चल दिए। सारा दिन मन बूझा रहा। अंदर का खालीपन और गहरा हो गया। सुमित की तबीयत अभी ठीक थी। मैं सारा काम चुपचाप करती रही। दिन में माँ को पूरी बात बताई तो उन्होंने अपनी पुरानी कहानी शुरू कर दी कि पति की सेवा ही स्त्री का धर्म है। पति को कैसे भी मना और भूल कर भी लड़ना नहीं। शाम हुई तो मैं तैयार होकर सुरेश का इंतज़ार करने लगी, मगर सुरेश शाम की 7 बजे आए। मैंने अच्छी साड़ी पहनी थी, पर उसे सुमित ने 3 बार गीला कर दिया था और वह जगह जगह से मुड़ गई थी। गोदी में उछल उछल कर उसने मेरे बाल भी अस्त व्यस्त कर दिए थे। सुरेश देर से आने की कैफियत दिए बगैर बोले, भारत की औरतों में एक बात है, बच्चों के पीछे सारी जिंदगी तबाह कर देती हैं। गीली साड़ी, उलझे बाल, खुरदुरे हाथ और मुरझाया चेहरा। बस बच्चों की बाद यही तस्वीर मिलेगी औरतों की। अरे बाहर की औरतों को भी देखो, कैसे बच्चे पालती हैं, घर का काम भी करती हैं, बाहर का भी, फिर भी फूल की तरह मुस्कुराती रहती हैं। मैं बिना कुछ कहे हिचकियाँ भर भर कर रोने लगी। रोते रोते ही बोली, सारा दिन भर खप कर काम किया है, फिर सच कर आपका इंतज़ार करती रही। इतनी देर से आए और अब भाषण देने लगे। बच्चों के लिए बड़ी आया नौकरानी रख दी है ना, जो सारा दिन फूल सा मुस्कुराता चेहरा लेकर आपके आगे पीछे घूमती रहूं। बर्तन, सफाई, कपड़े, सुमित की देखभाल सब मेरे जिम्मे में हैं। आपको तो सिर्फ बातें बनानी आ गई हैं। काम से लौटकर जख्मी तीर चला देते हो। अब सुमित को आप ही संभालो। मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, कहकर मैं सचमुच अपने कपड़े समेटने लगी। सुरेश सिटपिटा कर बोले, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे बगैर कहीं मेरा गुजारा है? छोड़ो भी यार, हम तो कहते हैं हमारा भी कुछ ख्याल रख लिया करो। बस मैं पिघल गई। खाना खाकर सुरेश टहलने गए तो मेरे लिए एक कोल्ड क्रीम और हैंड लोशन खरीद लाए। बोले, काम के बाद इन्हें इस्तेमाल कर लिया करो, हाथ खराब नहीं होंगे। सुनकर मुझे लगा कि सुरेश अब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं ही बुरी हूँ जो उनका ध्यान नहीं रखती। कुछ दिन मैंने सुरेश का खूब ध्यान रखा। थोड़ा जल्दी सुबह उठने से सुरेश के लिए वक्त निकल आता था, पर थोड़े दिनों बाद मैं इस क्रम से उब गई, क्योंकि दिन भर सुमित मुझे सोने नहीं देता था और रात को भी जगाता था। नींद पूरी ना हो पाने से मैं चिड़चिड़ी हो गई और हार कर मैंने सुबह देर से उठना शुरू कर दिया। सारा दिन फिर उसी क्रम से सब काम देर से होते गए और शाम तक सुरेश के लौटने तक मैं कामों में ही उलझी रहने लगी। स्वयं अपने पर ध्यान देने और सजने के लिए वक्त निकालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। कभी सुरेश किसी पत्रिका में त्वचा की देखभाल या हाथ पैरों की सुरक्षा पर कोई लेख पढ़कर मुझे पढ़ने को कहते तो पढ़ने पर मुझे लगता कि यह सब किताबी बातें हैं, क्योंकि ढेर से काम निपटाने के बाद जब रात होती तो सिर्फ जल्दी से बिस्तर में घुसना ही याद रहता। गर्म पानी से हाथ पैर साफ करने, उन पर क्रीम और लोशन मलने से आधा घंटा भी गुजारना मुझे व्यर्थ लगता। सुबह फिर उसी क्रम से व्यस्तता शुरू हो जाती। इस व्यस्तता ने मेरे हाथ पैर और चेहरों को बेरौनक कर दिया था, पर मैं सोचती इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। घर का सारा काम भी तो मुझे ही निपटाना है। सुरेश ने देर से घर आना शुरू कर दिया था, पर सुमित की देखभाल और घर की व्यवस्था में उलझ मैं सुरेश के देर से आने को कभी महत्व नहीं दे पाई, क्योंकि उनके जल्दी घर आने का मतलब था कि मैं भी साथ तैयार होकर कहीं घूमने निकलूं, जो मुझे खलने लगा था। बच्चों के साथ कहीं यह सब संभव है? अच्छी साड़ी की दुर्दशा से बचने के लिए मैं अक्सर गाउन ही पहने रहती। सुरेश ने अब कहना छोड़ दिया था। मैंने भी कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि सुरेश घर क्यों देर से आते हैं। सुमित 3 साल का हो गया था, काम कुछ कम होता। इससे पहले ही सालू पैदा हो गए और फिर मैं उसी क्रम से उलझती चली गई। घर, बच्चे और मैं, न जाने कब सुबह होती कब रात।
काम खत्म होने को ही नहीं होते थे। बच्चों की मोह में मैं अटकी सारा दिन उनके आगे पीछे घूमकर खाना पीना या दूध दिया करती। नहीं खाते तो हाथ से खिलाती। सुमित अब स्कूल जाने लगा था। उसे पढ़ाने का काम और बढ़ गया था। सुरेश सुबह ऑफिस जाते तो रात के 7-8 बजे ही घर लौटते और फिर खा पी कर सो जाते। कभी कभी मैं रोज के क्रम से उबकर कुछ मनोरंजन चाहती। छुट्टी वाले रोज सुरेश को बच्चों के साथ कहीं पिकनिक पर चलने को कहती तो वह बगैर कुछ बोले हंसकर अकेले ही बाहर चले जाते। मैं उदासी से उबकर बच्चों से ही दिल बहला लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। सालू जब 3 साल की हुई तो मैंने उसे भी स्कूल में डाल दिया। अब दोपहर का थोड़ा सा वक्त मुझे खाली मिल जाता था, पर मैं तब अपने पर ध्यान न देकर बच्चों के कपड़े सीती, स्वेटर बुनती या फिर सो जाती। शाम को बच्चे आते तो मैं फिर उनमें रम जाती। गरम खाना बना कर देती। घर में मक्खन से घी बनाकर पौष्टिक खाने का इंतज़ाम करती। उन्हें पढ़ाती और उससे वक्त बचता तो फटे उधड़े कपड़े ठीक करती। अब तक मोबाइल भी चलाना सीख लिया था। मोबाइल पर बहनों, चचेरी बहनों, बुआ से खूब बातें करती, क्योंकि वे सब या तो बच्चों की बातें करती या तीज त्योहारों और पंडितों की। मुझ जैसी कस्बाई लड़की को यह अच्छा नहीं लगता। पड़ोस में कोई भी खास संबंध नहीं बना, क्योंकि हम लोग पिछड़ी जाति के माने जाते थे और पास पड़ोस के लोग ऊंची जातियों के थे जो घास नहीं डालते थे हमें। सुरेश रात को लौटते थकी थकी से, चुप चुप से। मैं समझती काम की अधिकता इंसान को चुप रहना सिखा देती है। झटपट उन्हें गरम खाना परोस कर देती और एक आध बात का हाँ हूँ में जवाब देकर बिस्तर में घुस जाते। मैं जब तक सब कुछ समेट कर कमरे में आती तब तक सुरेश सो जाते। बच्चे अपने पिता के आने पर सहम कर चुप हो जाते थे, क्योंकि सुरेश ने कभी उन्हें प्यार से पुचकार कर गोद में नहीं उठाया और ना ही कोई लाड प्यार किया। बच्चों को प्यार की कोई कमी महसूस ना हो, इसलिए मैं उन्हें और ज़्यादा प्यार करती, उन्हीं में रमी रहती। सुरेश के पिता भी ऐसे ही थे। हाँ, सुरेश ने शादी के शुरू के महीनों में बताया था कि शहर आने पर उसे पता चला कि माँ बाप किस तरह बच्चों के दोस्त बन जाते हैं, पर हमारे परिवारों में यह संभव नहीं था। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। मुझे एक दिन उड़ती उड़ती खबर मिली कि सुरेश अपने ऑफिस के स्टेनोग्राफर के साथ वक्त गुजारते हैं। सुनकर बहुत अटपटा सा लगा। गृहस्थी चलाने में क्या सच संवर कर औरत प्रेम प्यार का नाटक कर सकती है भला? मुझे लगा मर्द की इस विविधता की चाह तो मिटा पाना असंभव है। पत्नी आखिर पत्नी है और प्रेमिका प्रेमिका ही। यही सोचकर मैं चुप्पी साध गई कि बात खुल जाने पर बच्चों पर हमारी बहस का बुरा प्रभाव पड़ेगा। सुरेश अक्सर ऑफिस की तरफ से 3-4 दिनों के लिए टूर पर जाया करते थे, पर इस बात के पता चलने पर उनके दौरे पर जाने के बाद मन कहीं टिकता ही नहीं था। क्या पता इस वक्त सुरेश क्या कर रहे हों? यही सोच सोच कर मैं रात रात भर जागती रहती। 2-4 बार फ़ोन आने पर वे हाँ हूँ करके बात बंद कर देते थे। उनके लौटने पर ही मन कुछ संयत होता। दिन गुजरते रहे और मैं सुरेश से दूर होती चली गई। सुमित और सालू दोनों अब जवान हो गए थे। सुमित तो पिता से ज़्यादा बात ही नहीं करता था। उनके आने पर चुपचाप अपने कमरे में खिसक जाता। मगर एक दिन सालू ने पिता से पूछ ही लिया, पिताजी, आप रात को इतनी देर से घर क्यों आते हैं? आखिर हमें भी तो आप थोड़ा वक्त दिया कीजिए। मेरी सब सहेलियों के पिता तो उनके साथ कैरम, बैडमिंटन वगैरह वगैरह खेलते हैं। तब सुरेश झेपते हुए बोले, हाँ भाई, अब तुम कहती हो तो जल्दी आ जाया करेंगे। अभी तक तुम्हारी माँ ने तो हमसे कभी कहा ही नहीं कि जल्दी आया करो। ना तुम्हारी माँ के पिता ने उनसे कभी बात की होगी, ना मेरे पिता ने। अब जमाना बदल रहा है, हम वही रह गए हैं। मैं तब कट कर रह गई। मगर उस दिन से सुरेश शाम को जल्दी आने लगे थे। फिर भी बच्चों के सामने सुरेश के सम्मुख मैं कम ही पड़ती थी। न जाने क्यों हीनता की भावना घर कर गई थी मुझ में। सुरेश की इधर उधर की ताक झांक से भी मन में कुछ चिढ़ सा गया था। मौन गुस्सा दिखाकर सुरेश को उनके व्यवहार की गलती बताती बताती मैं उनसे छिटकती चली गई। सुरेश की निष्ठुरता पर भी खूब क्रोध आता। उनके शाम को जल्दी आ जाने पर भी मैं खिजी हुई रसोई से ही चाय बनाकर सालू के हाथ भिजवा देती।
और स्वयं काम में उलझी रहती। थोड़ी देर सालू के साथ गप्पे लड़ाकर सुरेश फिर बाहर चले जाते। मुझे महसूस होता मेरे अंदर एक बांध है जो किसी दिन टूट जाएगा तो सब कुछ उसमें बह जाएगा, पर यह बांध कभी टूट नहीं पाया। ठंडी रिक्तता हम दोनों के बीच बनी रही। सुमित ने इस बीच बीटेक कर दी थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट में जब उसकी नौकरी लग गई तो मैं और सालू काफ़ी अकेले पड़ गए। अक्सर सुमित से मोबाइल पर बात होती रहती थी। उसे मेरी बहुत याद आती थी। फिर एक दिन सुमित का मैसेज आया, मैंने अपनी पसंद की एक लड़की से कचहरी में शादी कर ली है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि शायद पता चलने पर आप और पिताजी इसके लिए कभी राजी ना होते। कुछ दिन बाद छुट्टियां मिलने पर आपका आशीर्वाद लेने आऊँगा। मैसेज पढ़कर मैं तो एकदम से टूट गई। कैसे पल पल घुटकर सारी इच्छाएं और उमंगें मैंने सुमित पर कुर्बान कर दी थी, और उसने मुझे शादी करके कैसे सूचना भेजी है। अपनी इस जीवन संध्या में जब मैं सालू के ससुराल जाने के बाद सुमित की बहू से दिल बहलाने के ढेरों ख्वाब संजो रही थी, वे सारी उसके पत्र ने बिखेर कर रख दिए। उसकी उम्र अभी क्या थी जो शादी कर ली। शहरों में तो लड़के 30-35 में शादी करते हैं। सुरेश तो मैसेज पढ़कर खूब हंसे। बोले, देख लिया बच्चों पर बेहद कुर्बान होने का नतीजा। ना तुम इधर की रही ना उधर की, और भुगतो। सुरेश तो कहकर रोज की तरह लापरवाही से चले गए, पर मैं बहुत रोई थी। काफ़ी दिन उदास रही, मन ही मन रोती रही। गुस्से के मारे सुमित को बधाई भी नहीं दी। सालू उन दिनों मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अब जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर मैं अकेली रह गई थी, और इसके लिए किसको दोष देती। शायद इसमें सुरेश का कम और मेरा ज़्यादा दोष था, या सिर्फ मेरा ही था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं अपने में लौट आई। सुरेश घूमकर लौट आए थे। मुझे उदास देखकर लापरवाही से बोले, क्यों भाई, यह उदासी कैसी है? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें शाम को बताना ही भूल गया। मैं तो खाना खा कर आया हूँ, तुम खा लो। फिर ज़रा मेरी तैयारी करनी है। 3-4 दिन के लिए ऑफिस की तरफ से मुझे कल लखनऊ जाना है, कहकर वे स्वयं भी अपना सामान अटैची में रखने लगे। मैं असमंजस में पड़कर सामान रखवाने लगी कि पीछे से अकेले कैसे रहूँगी। खैर, मैंने खाना यूं ही समेट कर रख दिया। भूख न जाने कहाँ उड़ गई थी। पूरी रात न जाने कैसे कैसे संकल्प करती रही। सुबह मैंने उन्हें विदा किया, पर अब मैं उदास नहीं थी। सोचा, जैसे भी हो, जो गुजर गया है उसे लौटाना होगा मुझे। आगत के सामने नए सिरे से खड़े हो सकने की सामर्थ्य तो पैदा करनी ही होगी अपने अंदर। सुरेश के साथ हर पल गुजारने के लिए उनके मन मुताबिक बनना ही होगा मुझे। दोपहर को बाजार जाकर अच्छी सी दुकान से पैर और हाथ साफ करने का सारा सामान, कोल्ड क्रीम, गुलाब जल, हैंड लोशन, ग्लिसरीन, नेल पॉलिश, इत्र, यहाँ तक कि बाल काले करने का तेल भी खरीद लाई। एक पास की ब्यूटी सैलून में गई और बालों से लेकर पैरों तक को ट्रीट कराया। 3-4 घंटे लगे और कुछ हज़ार का बिल भी आया, पर मुझे संतोष था कि मैं सही कर रही हूँ। फिर पता ही नहीं चला कि 4 दिन कैसे गुजर गए। मैं शीशे के आगे स्वयं जा जाकर कायाकल्प पर हैरान हो जाती थी। आखिर सुरेश दौरे से लौटे। दरवाज़ा खुलते ही मुझे देखकर हैरान हो गए। मैं उनसे लिपट कर बोली, भूल गई थी मैं कि जीवन साथी ही होता है। हम दोनों की ही जीवन संध्या अब करीब है। जिंदगी के इस पड़ाव पर हमें एक दूसरे की सख्त ज़रूरत है। अब से हर पल मैं तुम्हारी हूँ। सुनकर और हाथ की अटैची नीचे रखकर सुरेश ने मुझे गर्म जोशी से गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।